जी, अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों को आवाज़ आ रही है? वालेकुम सलाम जी सर, आ रही है। ठीक हो गया, अच्छा सही। अच्छा, आज हम एक नया प्रोटोकॉल पढ़ेंगे, इसका नाम है नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन प्रोटोकॉल। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि ये जो प्रोटोकॉल होता है आपका, ये अलाउ करता है आपको कि आप एक आईपी एड्रेस यूज़ कर लें पूरे नेटवर्क के लिए। तो सपोज करो कि अगर आप घर में नेटवर्क बना रहे हो अपना, तो आपने एक ही इंटरनेट का कनेक्शन लिया होता है, लेकिन सबको इंटरनेट मिल रहा होता है। तो ये इनेबल कौन करता है? ये नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन जो प्रोटोकॉल होगा आपका, वो इनेबल करता है, वरना ये पॉसिबल नहीं है। तो ये एक यूनिवर्सल प्रोटोकॉल है जो कि अलाउ करता है कि एक आईपी एड्रेस को आप शेयर कर सको पूरे नेटवर्क के आपस में। तो एक ही आईपी यूज़ हो रहा होगा, वो आप हर को लग रहा होगा, हर एक के पास अपना अपना नेट कनेक्शन है। तो ये बेसिकली ये चीज़ है, जिसका मतलब कि पीटीसीएल राउटर के अंदर जो हम यूज़ करते हैं घरों के अंदर, उसके अंदर भी एक्चुअली नेट प्रोटोकॉल काम कर रहा होगा। इसी तरह जो आईएसटी का वाईफाई नेटवर्क है, उसके अंदर भी नेट प्रोटोकॉल काम कर रहा होगा। इसी तरह एयरटेल का कनेक्शन अगर आप लेते हो तो वो भी नेट प्रोटोकॉल पे चल रहा होगा। तो अगर आप ये जोंग का 4G डोंगल लेते हो वाईफाई वाला, तो वो भी नेट पे चल रहा होगा। तो ये हर जगह पे जहाँ पे मल्टीपल आपको शेयरिंग अलाउ होती है इंटरनेट की, वहाँ पे नेट प्रोटोकॉल काम कर रहा होगा। तो हम देखते हैं कि कैसे पॉसिबल होगा यहाँ पे। तो सपोज करो कि ये आपका एक लैन नेटवर्क बना हुआ है यहाँ पे। तो आपको यहाँ पे देख सकते हो 10.0.0.1 की सीरीज है यहाँ पे, और 3 तक जा रहा है यहाँ पे। तो 3 पीसीज है आपके पास, और ये सारे के सारे राउटर से कनेक्टेड है, और राउटर का IP.4 है। अच्छा, तो उसकी पहली बात तो ये कि हम इस वाले सबनेट को यहाँ पर, ये चार चार का सबनेट बना हुआ है यहाँ पे, इसको यूँ लिखेंगे 10.0.0/24, यानी कि आपके पास होस्ट के लिए खाली 8 बिट्स हैं। यानी मैक्सिमम यहाँ पे कैपेसिटी इसकी कितनी हो जाएगी? 253 हो जाएगी यहाँ पे, कि दो कंप्यूटर्स को हम डिलीट कर देते हैं इसमें से, .0 वाला और .255 वाला। 253 कंप्यूटर्स आपके बाकी बच गए। अच्छा, अब ये लगा हुआ था आपके पास यहाँ पे, ये वाई राउटर लगा हुआ है यहाँ पे। अच्छा, राउटर के पास जो दूसरा नेटवर्क है इंटरनेट वाला, यानी कि ये जो नेटवर्क है आपके पास, ये लैन नेटवर्क है, और उस साइड पे राउटर ने आपको इंटरनेट से जोड़ना है। अच्छा, अब प्रॉब्लम ये कि इंटरनेट की आपके पास खाली एक आईपी है, जो कि हम रिज्यूम करेंगे 138.76.29.7 है। तो एक ही आईपी आपके पास अवेलेबल है नेट के लिए। तो अब होगा क्या कि हमने इनको अनेबल करवाने की ये एक आईपी तीनों कंप्यूटर्स के लिए यूज़ हो जाए यहाँ पे। तो उसके लिए हम सिनेरियो देखते हैं यहाँ पे कैसे पॉसिबल होगा। तो सपोज करो कि आपने यहाँ पर इसके फर्स्ट वाले कंप्यूटर के ऊपर आपने google.com ओपन करना है। तो हम एज्यूम करते हैं कि हमने यहाँ पे google.com ओपन करना है। हम एज्यूम करते हैं गूगल का जो आईपी एड्रेस है वो 128.119.40.186 है। तो हमने ये आईपी एड्रेस लिखा इसके ऊपर। तो हमारा ये पैकेट बन जाएगा यहाँ पे कि सोर्स आईपी आपका 10.0.0.1 है। जो आपकी लोकल पोर्ट होगी, टेम्परेरी पोर्ट कुछ भी हो सकती है। तो हमें इस केस में क्या है, 3345 एज्यूम कर लो कि इसने एलोकेट कर दी कंप्यूटर ने यहाँ पे। फिर डेस्टिनेशन आईपी आपके पास google.com का आ गया, और पोर्ट आपके पास 80 आ गई, क्या वेबसाइट ओपन कर रहे हो। अच्छा, उसके बाद जब ये पैकेट पहुंचेगा यहाँ पे आपके राउटर के पास, तो राउटर ने क्या करना है? राउटर ने अब सारा पैकेट वो चेंज कर देगा। राउटर ने उठाकर यहाँ पे जो आपका सोर्स आईपी जहाँ पे लिखा हुआ है 10.0.0.1, उसको उसने चेंज करके यहाँ पे वो इंटरनेट का आईपी लिख दिया जो कि एक्चुअली इसके पास है, यानी कि 138.76.29.7। एक तो उसने आईपी, उसने इंटरनेट वाला आईपी आपका लिख गया यहाँ पे, आपका लोकल आईपी उसने उड़ा दिया पैकेट के अंदर से। तो ये पैकेट मॉडिफाई कर रहा है एक्चुअली यहाँ पे। फिर दूसरा काम उसने क्या किया है, जो आपका लोकल पोर्ट आप टेम्परेरी असाइन हुआ होता है 3345, उसने उसको भी उठा के यहाँ पर चेंज कर दिया, और एक अपनी सीरीज असाइन कर दी 5001 की। और फिर उसने इसके बाद अगला स्टेप क्या किया, उसने टेबल में एक एंट्री कर दी यहाँ पे। टेबल पे उसने लिख दिया है कि मेरे पास कि ये 10.0.0.1 से 334 के ऊपर कनेक्शन आया था मेरे पास। तो मैंने इसको ट्रांसलेट कर दिया हुआ है 5001 के पोर्ट में, और अपने इंटरनेट वाले आईपी के ऊपर। अच्छा, उसके बाद फिर ये आपके पास यहाँ पे ये पैकेट बन गया यहाँ पे। तो अब ये पैकेट जाएगा गूगल के पास। यहाँ पे गूगल के पास पहुँचेगा तो वो आपको रिस्पॉन्स भेजेगा यहाँ पे। अच्छा, जब गूगल का रिस्पॉन्स आएगा तो उसका सोर्स आईपी तो अपना ही होगा, और सोर्स पोर्ट 80 होगी, लेकिन डेस्टिनेशन जो आईपी होगा वो राउटर का जो इंटरनेट का आईपी है वो वाला आईपी यहाँ पे लिखा हुआ है। और जो राउटर ने पोर्ट अपनी लिखी थी 5001, वही वाली पोर्ट यहाँ पे आ रही है। तो ये यहाँ पर राउटर के पास पैकेट आ गया।
अच्छा, अब क्या करना है, राउटर ने दोबारा से यहाँ पर, अब दोबारा से वो टेबल को चेक करेगा यहाँ पे कि 5001 वाली पोर्ट मैंने किस कंप्यूटर के लिए यूज़ की थी। तो वहाँ पे सर्च करके 5001 मैंने यहाँ पे 10.0.0.1 के लिए यूज़ किया था मैंने, और उसकी 3345 पोर्ट थी एक्चुअली। तो अब ये राउटर क्या करेगा, दोबारा से इस पैकेट को मॉडिफाई करेगा। तो उसने उठाकर यहाँ पे डेस्टिनेशन के अंदर जहाँ पे उसका अपना लिखा हुआ था आईपी, उसने उठाकर यहाँ पे लोकल जो आपका यहाँ पे कंप्यूटर है यहाँ पे 10.0.0.1 वो लिख दिया उसने, और जो एक्चुअल पोर्ट थी लोकल आपकी 3345 वो उसने यहाँ पे मॉडिफाई कर दी। तो उसके बाद ये पैकेट घूम के फॉरवर्ड होके आपके ये लैन के कंप्यूटर के पास यहाँ पे आ गया। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे जो आपके पास इस राउटर के ऊपर जो नेट प्रोटोकॉल चल रहा है, तो बेसिकली वो पैकेट्स को मॉडिफाई कर रहा होता है। और मॉडिफाई क्या चीज़ें कर रहा होता है कि आपके आईपी एड्रेसेस और आपके पोर्ट नंबर्स वो मॉडिफाई कर रहा होता है। तो बेसिकली सारे, अगर हम सेकंड कंप्यूटर पे भी यहाँ पे गूगल खोल लें, सपोज कर मैं यहाँ पे कोई वेबसाइट खोलता हूँ, अगर मैं IST वेबसाइट खोल देता हूँ यहाँ पे, तो यही काम यहाँ पर भी हो रहा होगा। और यहाँ पे फिर एक और एंट्री हो जाएगी यहाँ पर इसी तरह, यहाँ पे 5002 का पोर्ट यूज़ कर लेगा, और यहाँ पे जो भी टेम्प्रेरी पोर्ट होगा, मैं सपोज करता हूँ यहाँ पे एक्स पोर्ट असाइन हुए, तो यहाँ पे वो एक्स लिख लेगा और यहाँ पे लिख लेगा 10.0.0.0.3, और वापसी पे दोबारा इसी तरह से वो ट्रांसलेट कर देगा पैकेट्स को। तो इसलिए इस प्रोटोकॉल का नाम है कि एड्रेस ट्रांसलेट करना, यानी कि आपने खाली यहाँ पे आईपी एड्रेसेस को मॉडिफाई करना है, पोर्ट नंबर्स को मॉडिफाई करना है, और टेबल में रिकॉर्ड रखते हैं, और फिर वापसी पे दोबारा आपने उसके रिवर्स में दोबारा से आपने चेंज करना है। तो इसका मतलब कि ये अलाउ कर रहा है आपको कि जितने मर्जी कंप्यूटर्स यहाँ पे लगे हुए हों, आप उन सब के लिए एक ही आईपी बेसिकली यूज़ कर रहे हो, 138.76.29.7। तो अगर मैं यहाँ पे 200 कंप्यूटर्स अटैच किए हैं, तो ये प्रोटोकॉल अलाउ कर रहा है कि आप यही आईपी यूज़ कर लो 200 के 200 के लिए। अच्छा, देखने में लगता है कि बहुत रीजनेबल चीज़ है, लेकिन इसके फिर बहुत से प्रॉब्लम्स भी हैं यहाँ पे। अच्छा, प्रॉब्लम क्या है यहाँ इसके अंदर, सपोज करो कि मैं ये जो कंप्यूटर नंबर 2 है यहाँ पे, अगर ये कोई इलीगल काम करता है, कोई इलीगल या मिलिशियस एक्टिविटी करता है ये अपने कंप्यूटर के ऊपर, कोई मिलिशियस एक्ट परफॉर्म करता है, ये कोई गलत चीज़ें ओपन करता है। अच्छा, तो उसके बाद यहाँ पे सपोज करो यहाँ पे कहीं पीटीए बैठा होगा, तो पीटीए के पास कौन सी आईपी आ रही होगी जब वो कोई इलीगल काम कर रहा होगा, 10.0.0.2 आ रही होगी या 138.76.29.7 आ रही होगी? 138 वाली आ रही होगी सर। जी एग्जैक्टली, पीटीए के पास यही वाली आईपी आ रही होगी, 138 वाली। तो जब पीटीए कोई एक्शन लेगा, सपोज करो कहता है कि इस आईपी को ब्लॉक कर दो, ठीक है, और उसके बाद कहेगा कि आईपी ये किसको एलोकेट हुई थी, उस बंदे का आईडी कार्ड पता करो, उसका रिकॉर्ड निकलवाओ, तो उस बंदे को फिर अरेस्ट भी कर लो। तो अब प्रॉब्लम क्या है कि हो सकता है कनेक्शन ये किसी वन वाले के नाम पे हो, कि जो कनेक्शन इसका था पीडीसीएल का यहाँ पे, ये 10.0.0.1 वाले ने एक्चुअली बाय किया हुआ है, और हो सकता है .2 वाला बेसिकली नेबरहुड में कोई बंदा था वो यूज़ कर रहा था, वो मैं कहता हूँ नेबर था यहाँ पे। लेकिन फंसेगा ये बंदा जिसने ये वाईफाई का कनेक्शन बाय किया हुआ था, पीटीसीएल का बाय किया हुआ था, तो वो फंसेगा। और पीटीसीएल अगर आईपी ब्लॉक करता है तो क्या होगा, तीनों के तीनों कंप्यूटर्स यहाँ पे बंद हो जाएंगे। तो खाली .2 बंद नहीं होगा बल्कि पूरा नेटवर्क ही बंद हो जाएगा यहाँ पे। तो ये एक प्रॉब्लम है इसके अंदर, कि इसकी तो एक तो लोगों को जो क्रिमिनल्स होते हैं उनको बड़ा फ़ायदा है इस तरह के नेटवर्क्स का, कि इस तरह के नेटवर्क्स में आप कुछ करो तो आपको कोई पकड़ नहीं सकता, आइडेंटिफाई करना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन अगर आप ऑनर हैं इस तरह के नेटवर्क के, फिर आप रिस्क वाली साइड पे हो गए यहाँ पे। लेकिन अगर आप फैमिली में यूज़ कर रहे हो, फिर बहुत ज़्यादा फ़ायदा, आपको बहुत कन्वीनियंट है कि आप एक ही आईपी यूज़ कर रहे हो मल्टीपल लोगों के लिए, तो काफ़ी पैसे बचते हैं यहाँ पे। लेकिन डाउन साइड इसकी यही है कि आपका कोई मिस यूज़ करता है तो आप फंसोगे, वो जिसने मिस यूज़ करके चला गया वो नहीं फंसेगा, क्योंकि उसको तो आप लोकेट ही नहीं कर सकते सर उसको तो, कंपनी वाले ट्रेस नहीं कर सकते? नहीं, क्योंकि आपके अपने नेटवर्क के अंदर सारा काम हुआ है ना। कंपनी वालों के लिए तो आपका आईपी सामने आया यहाँ पे, वो कहने की कनेक्शन तो हमने आपको सेल किया हुआ, तब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कैसे मिस यूज़ हो रहा है या कैसे यूज़ हो रहा है। तो ये तो आपने वाईफाई कनेक्शन जिसको दिया है, तो ये तो आपके नेट प्रोटोकॉल ने सारा काम किया ना यहाँ पे। तो इसलिए ये प्रॉब्लम है यहाँ पे, ये बहुत सीरियस इसकी डाउन साइड है नेट की। फ़ायदे बहुत हैं लेकिन ये रिस्क फैक्टर है यहाँ पे, सर तो इसलिए। जी जी सर जब हम पीटीसीएल का यूज करते हैं तो क्या हर राउटर के लिए एक आईपी होती है या फिर ओवरऑल ही एक आईपी होती है? जी, जब पीटीसीएल का आप राउटर बाय करते हैं ना, तो आपको एक्चुअली इंटरनेट की एक आईपी मिली होगी, जिस तरह यहाँ पे जी 138 वाली सीरीज है। तो इस एक ही आईपी को बेसिकली सारे कंप्यूटर्स यूज़ कर रहे होंगे।
तो शेयरिंग हो रही है। तो इसका एग्जांपल समझने के लिए हम एक चीज़ यहाँ पे देख लेते हैं कि सपोज करो मैं कहता हूँ ये फर्स्ट वाला कंप्यूटर ये ए है मेरे पास, ये कंप्यूटर बी है और ये कंप्यूटर सी है। अच्छा, अगर मैं से पूछूं कंप्यूटर एक को एक वक्त में कितने कनेक्शंस कर सकता है, को बता सकता है एक वक्त में कितने पैरेलल कनेक्शंस ए को अलाउड होते हैं? सर जी, रिपीट करें। जी आप एक बता ही सकते होता हैं है। कि किसी भी कंप्यूटर को कितने कनेक्शंस एक वक्त में करना अलाउ होते हैं सेम टाइम पर? जितनी पोर्ट्स होंगी उतने करने अलाउ होंगे ना? जी सर। तो कितनी पोर्ट्स होती हैं नॉर्मली अगर मैं कंप्यूटर एक की बात करता हूँ यहाँ पे? सर 655 जी जी बिल्कुल वही 655 532 इस तरह करके सर वो नंबर। 35 ये नंबर होता है, इतने पोर्ट्स होती हैं। इतनी पोर्ट्स बी भी, इतने कनेक्शंस बी भी कर सकते हैं 65535, वो इतने सी भी कर सकते हैं। फिर मैं कहता हूँ कि आपके पास जो एक्चुअल जी राउटर पे ये जो पॉइंट है यहाँ पे जहाँ पे आपको एक्चुअली ये इंटरनेट मिला हुआ है, इसको मैं कहता हूँ ये डी पॉइंट है। तो डी पॉइंट भी इतने कनेक्शंस कर सकते हैं 65535। देखिए अब मसला क्या आ गया, मसला ये कि अगर तीन कंप्यूटर्स डी का कनेक्शन शेयर कर रहे हैं आपस में, तो अब इनको 65535 करना अलाउड नहीं होगा। क्यों? क्योंकि बेसिकली एक्चुअली तो एक ही आईपी यूज हो रहा है, यूज तीन कंप्यूटर्स कर रहे हैं यहाँ पे, तो इन तीनों का सम अब यहाँ पे होना चाहिए 65535। यानी कि पूरे नेटवर्क के टोटल कनेक्शंस अब आपके 65535 होंगे, अब इंडिविजुअल आपके पोर्ट 65535 नहीं रहेंगे। तो ये फर्क पड़ गया यहाँ पे। तो अगर सपोज करो आईएसटी के नेटवर्क के अंदर मैंने यहाँ पे 500 कंप्यूटर्स अटैच किए हैं वाईफाई के अंदर, तो इसका मतलब है कि आपके हर कंप्यूटर 65535 कनेक्शन नहीं कर सकता, बल्कि 65535 डिवाइड बाय 500 कनेक्शंस कर सकता है हर कंप्यूटर यहाँ पे। तो अगर मैंने 1000 कंप्यूटर यहाँ पे इंस्टॉल किए हुए वाईफाई के ऊपर, तो आपको हर कंप्यूटर पर कंप्यूटर आपको हर 65 कनेक्शंस पैरेलल में करना अलाउड होंगे, इससे ज़्यादा आप नहीं कर सकते। तो ये यहाँ पे कॉन्स्ट्रेंट आता जाएगा, जैसे जैसे आप नेटवर्क बड़ा करोगे अपना, वैसे वैसे आपके पैरेलल कनेक्शंस करने की कैपेबिलिटी खत्म हो जाएगी, क्योंकि आपके पास पोर्ट्स ही नहीं है। क्योंकि यहाँ देखो पोर्ट्स को वो चेंज करता है यहाँ पे। तो अगर आपके पास यहाँ 3 3 4 5 है तो वो अपनी सीरीज यहाँ पे असाइन कर रहा होगा। तो अगर इसकी अपनी सीरीज एग्जॉस्ट हो जाती है डी वाले की राउटर की यहाँ पे, तो ये ए बी सी कुछ भी सर नहीं कर सकते। जी जी सर जैसे तो ये राउटर जहाँ पे आपने डी लिखा हुआ है ये मेन राउटर है। तो सर जैसे ये कंप्यूटर बी की जगह हम एक राउटर लगा देते हैं और इससे आगे हम पैरेलल कनेक्शंस दे देते हैं, तो जो बी की जगह राउटर लगा होगा उसके पैरेलल कनेक्शंस ये ओवरऑल कनेक्शंस के अंदर काउंट होंगे या वो हमें एक्सटेंडेड मिल जाएंगे? नहीं, ओवरऑल में काउंट होंगे, इनके एक्चुअल आईपी एक ही है ना आपके पास पूरे नेटवर्क का, तो वो सर तो ओवरऑल ये जो भी। फर्स्ट वाला राउटर तो उस राउटर को अपनी एक आईपी देगा ना, तो वो राउटर आगे अपनी देगा 655 कनेक्शंस देगा, तो इस तरह नहीं होगा? नहीं देखो, अगर आप बी की जगह यहाँ पे राउटर लगाते हो, आप कहते हो ये बी कंप्यूटर नहीं है बल्कि एक राउटर है यहाँ पे, तो बेसिकली ये राउटर का पाथ क्या बन रहा है? पाथ तो इसका यही बन रहा है कि यहाँ से होता है वह इस राउटर में जाएगा, फिर नेट को एक्सेस करेगा। तो मसला क्या हुआ कि अभी भी वही एक आईपी शेयर हो रही है यहाँ पे, इसी को यूज़ करेंगे यहाँ पर भी। तो प्रॉब्लम तो वही रहा कि आपने इंटरनेट की आईपीज़ नहीं बढ़ाई, वो एक ही आईपी यूज़ कर रहे हो, और यहाँ पे अगर आपने 50 और लगा दिए कंप्यूटर्स इस राउटर के थ्रू, तो अब पूरे नेटवर्क का सम अब आपका 65535 होना चाहिए, तो मजीद लोड बढ़ जाएगा आपका यहाँ पे। ठीक हो गया सर। क्योंकि क्योंकि लॉजिकली बात है कि आपके पास जो मर्जी यहाँ पे नेटवर्क हो, कुछ भी नेटवर्क यहाँ पे हो, तो जो भी यहाँ पे पैकेट आउट जाएगा, तो उसके लिए इस वाले इंटरफेस की एक पोर्ट यूज़ होगी हर आउटगोइंग पैकेट के लिए। ठीक है, तो वो पे रिजर्व कर लेगा टेबल के अंदर, और वो उस पोर्ट के साथ उसके कंप्यूटर का आईपी एड्रेस पे स्टोर हुआ होगा। तो मैक्सिमम यहाँ पे ये जो इंटरफेस है 65535 कनेक्शंस कर सकती है। तो वो पूरे नेटवर्क का कॉन्स्टेंट है आपके पास, चाहे इस साइड पे एक कंप्यूटर हो, दो हो, तीन हो, पूरा नेटवर्क हो, कुछ भी हो, ये कॉन्स्टेंट पूरे इसके ऊपर पड़ेगा यहाँ पे 65535 वाला। तो इसका मतलब क्या है कि अगर आप ज़्यादा नेटवर्क यहाँ पे कनेक्ट करते हो, सब ज़्यादा पीसीज कनेक्ट करते हो, सपोज करें यहाँ पे आपने 100 कंप्यूटर्स अटैच किए हुए हैं, तो हो सकता है कि आपके आईडीएम की पैरेलल में डाउनलोड करने की कैपेबिलिटी बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो जाए, क्योंकि ज़्यादा पैरेलल कनेक्शंस करना उसको अलाउ नहीं होंगे। तो वो हो सकता है खाली सिंगल में या दो सेगमेंट्स को पैरेलल में डाउनलोड कर रहा हो, क्योंकि इससे ज़्यादा कैपेबिलिटी नेटवर्क के ऊपर होती नहीं है। हालांकि बाकी लोग कोई हैवी यूज़ नहीं कर रहे होंगे, सिंपल कोई न्यूज़ पढ़ रहा होगा, कुछ कर रहा होगा, लेकिन चूंकि पोर्ट्स अवेलेबल नहीं होंगी, तो इसलिए आपको पैरेलल कनेक्शंस अलाउ नहीं होंगे। तो एक तो होता है ना स्पीड का मसला, स्पीड का मसला नहीं, यहाँ पे पोर्ट्स का मसला है, यहाँ पे कॉन्स्टेंट आया हुआ है।
तो स्पीड का भी मसला है यहाँ पे, लेकिन पोर्ट्स का भी मसला है यहाँ पे। तो ये नेट का यहाँ पर ये आपके पास कॉन्स्ट्रेंट यहाँ पे आ गया नेट ये प्रोटोकॉल का यहाँ पे। तो इसके बहुत से फ़ायदे हैं, लेकिन इसका ये नुकसान भी है यहाँ पे। अच्छा, फिर एक यहाँ पे स्टैंडर्ड बना हुआ है कि जब भी हम ये वाली कॉन्फ़िगरेशन यूज़ करेंगे कि आप लैन को यूज़ कर रहे हो एक आईपी के साथ, तो उस पर कंडीशन ये है कि आपकी जो आईपी की सीरीज़ होगी लैन की, जैसे यहाँ पे ये जो सीरीज़ है आपकी लैन की आईपी की, वो 3 डिफरेंट सीरीज़ हो सकती हैं खाली। तो आर्बिट्री हम यहाँ पे फिर आईपी एड्रेसेस असाइन नहीं कर सकते ऐसे लैन को जो नेट पे चल रहा हो। तो या तो आप 10 वाली सीरीज़ यूज़ करोगे 10/8, इसका मतलब है कि आपके पास जो 10.x.y.z वाला आईपी एड्रेस हो सकते हैं कि आपने 10/8 लिखा हुआ है, तो 8 बिट्स यहाँ पे नेटवर्क को आइडेंटिफाई करें बाकी होस्ट के लिए। तो या तो आपके पास इस तरह का होगा, या आपके पास 172 से स्टार्ट हो रहा होगा, इस सीरीज़ के आईपी होने चाहिए, या आपके पास 192 वाली सीरीज़ को होने चाहिए। तो 192 का मतलब कि 192.168.x.y। तो ये सिर्फ 3 सीरीज़ हैं आईपीज़ की लैन के लिए जिनमें आपको नेट करना अलाउड है, बाकियों में हम अलाउ नहीं करते एज़ पर स्टैंडर्ड। तो अगर मैं यहाँ पे अभी आईएसटी के अंदर अपना आईपी एड्रेस यहाँ पे चेक करूँ, तो मुझे इन तीनों में से किसी एक सीरीज़, तो आप देख सकते हो आईएसटी के अंदर 10 वाली सीरीज़ यहाँ पे यूज़ हो रही है, 10.4.38.99। तो उसका मतलब कि ये एग्जैक्टली नेट पे चल रहा होगा मोस्ट प्रॉब्लम कि 10 की सीरीज़ अलाउड है यहाँ पे। अच्छा, 10 की सीरीज़ में अगर आप चेक करो यहाँ पे बहुत ज़्यादा कंप्यूटर्स आपको अलाउड हैं अगर 10 की सीरीज़ यूज़ करो यहाँ पे। क्यों? आपके पास यहाँ पे 8+8+8 24 बिट्स यहाँ पड़े हुए हैं, तो आपके पास 2 की पावर 24 -2 कंप्यूटर्स आप कनेक्ट कर सकते हो यहाँ पे। अच्छा, अब इंटरेस्टिंग बात ये कि 10 की सीरीज़ हम ओरिजिनली आईएसटी में यूज़ नहीं किया करते थे। ओरिजिनली हमारे पास यहाँ पे या तो 192 की थी या थोड़े बाद में 172 पे चले गए थे हम। 10 की सीरीज़ हम उस वक्त गए हैं जब हमने एचईसी का कनेक्शन यूज़ करना स्टार्ट किया है। यानी जब 10 की सीरीज़ हमारे पास होती है आईएसटी का मतलब कि आपके पास ये एचईसी का कनेक्शन यहाँ पे दिया हुआ यूज़ कर रहे हो, क्योंकि एचईसी ने पूरे पाकिस्तान को प्रोवाइड करना नेट का कनेक्शन यहाँ पे, तो वो 10 की सीरीज़ यूज़ कर रहा होता है, उनको बहुत ज़्यादा कैपेसिटी चाहिए होती है। अगर हम वैसे जब अर्ली डेज़ के अंदर आईएसटी का 192 वाली सीरीज़ थी यहाँ पे, उसके बाद 172 पे चली गई थी यहाँ पे। तो अभी भी अगर आप चेक करो आईएसटी का जो लैन का जो यहाँ पे ईथरनेट वाला जो नेटवर्क है यहाँ पे, जो केबल लगा के नेटवर्क बना हुआ है, वो 192 की सीरीज़ पे चल रहा है, और जो वाईफाई का नेटवर्क है यहाँ पे वो 10 की सीरीज़ पे चल रहा है। तो क्योंकि लैन का नेटवर्क छोटा होता है आईएसटी का, इतने कंप्यूटर्स आपको ज़रूरत ही नहीं है यहाँ पे, तो वो उसकी कैपेसिटी कम रिक्वायर्ड है। यहाँ पे आपके पास लैन में 192 वाली सीरीज़ यूज़ कर रहे हैं, और वाईफाई के लिए आप ज़्यादा बड़ी सीरीज़ यूज़ करें क्योंकि वो एचईसी ने दिया हुआ यहाँ पे, तो एचईसी इसको शेयर कर रहा है पूरे पाकिस्तान में। तो ये 3 किस्म के एड्रेस स्पेसेस आप यूज़ कर सकते हो नेट के लिए। तो इसका एडवांटेज क्या है कि एक ही आईपी एड्रेस आपको रिक्वायर्ड है, तो आप चाहो तो कोई भी किसी भी कंप्यूटर का आईपी एड्रेस चेंज कर लो इंटरनली, तो आपको बाहर की दुनिया में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यानी सपोज करो अगर इसका ये आईपी चेंज हो जाता है, .6 बन जाता है, तो नेटवर्क पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि बाहर की दुनिया के लिए आपका आईपी एड्रेस यही है अभी तक, क्योंकि वो एक ही यूज़ हो रहा है यहाँ पे। फिर इसका फ़ायदा कि अगर आप बाहर का आईपी एड्रेस चेंज करते हो तो फिर इंटरनली कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यानी अगर आपने का कनेक्शन अगर डिस्कनेक्ट हो जाता है, अगर आपका आईपी चेंज हो जाएगा, यहाँ पे .9 आ जाता है यहाँ पे, तो ये लोकल लैन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उनके अपने आईपीज़ यहाँ पे चलते रहेंगे। सिक्योरिटी भी यहाँ पे है। सिक्योरिटी का यहाँ पे मतलब क्या है कि आपके जो कंप्यूटर्स यहाँ पे लगे हुए हैं, उनको बाहर से कोई एक्सेस नहीं कर सकता। अच्छा, इसका क्या मतलब एक्सेस नहीं कर सकता? ये फ़ायदा भी है, नुकसान भी है। सपोज करो मैं कहता हूँ कि मैंने इस कंप्यूटर को यहाँ पर वेब सर्वर बनाना है, ठीक है, मैं कहता हूँ कि मैं इसको वेब सर्वर बनाना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे एक लिस्टिंग सॉकेट बनाऊँगा इसकी पोर्ट 80 के ऊपर। तो इसका मतलब क्या होता है कि जो भी बंदा से कनेक्ट करेगा तो वो उसको रिस्पॉन्स देगा, वेब पेज वगैरह सेंड करेगा। अच्छा, जब तक आप लैन के अंदर ये काम करते हो, सपोज करो कि कंप्यूटर नंबर बी जो है आपका, ये एक्सेस करता है इसको, तो बिल्कुल सही काम करेगा, कोई मसला नहीं है। अगर कंप्यूटर नंबर सी कनेक्ट करता है इस वेब सर्वर के साथ, तो कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर वो बाहर से कनेक्ट करना चाहता है इसके साथ, मैं कहता हूँ यहाँ पे कंप्यूटर एक्स पड़ा हुआ है यहाँ पे, अगर उसने इसको कनेक्ट करना है तब मसला आएगा, बहुत बड़ा मसला। क्यों आएगा? कि बाहर की दुनिया के लिए तो आपका आईपी एड्रेस ये पड़ा हुआ है खाली, तो आप 10.0.0.1 को तो एक्सेस ही नहीं कर सकते यहाँ पे, क्योंकि एक्सेस हम कैसे करें, अलाउड ही नहीं है यहाँ पे। तो हम इस आईपी एड्रेस को क्या कहें कि हमें 10 से बात करवाओ, कुछ ही नहीं कह सकते यहाँ पे, क्योंकि ये तो सर्वर है, लेकिन आप इससे कोई बात नहीं कर सकते डायरेक्टली, क्योंकि नेट यहाँ पे नेट का प्रोटोकॉल चल रहा होगा, तो वो यहाँ इनसे आउटबाउंड ट्रैफिक के लिए सही काम करेगा। यानी कि जब आउटबाउंड कनेक्शन जो होते हैं हमारे नेट के अंदर,
वो तो परफेक्ट काम करेंगे, लेकिन जब इनबाउंड कोई कनेक्शन आएगा, बाहर से कोई इनिशिएट करना चाह रहा है, तब बहुत बड़ा मसला आएगा कि कैसे हम कनेक्ट करें इस कंप्यूटर ए के साथ। तो ये यहाँ पे प्रॉब्लम भी है, और इसको ये सिक्योरिटी भी कहते हैं कि आपकी सिक्योरिटी भी है, क्योंकि बाहर से कोई कंप्यूटर आपके सर्वर्स को एक्सेस नहीं कर सकता, तो कहते हैं सिक्योरिटी भी है, लेकिन हम कहते हैं इसको नुकसान भी है कि आप सर्वर्स नहीं बना सकते यहाँ पे। फिर अगर आपने सर्वर बनाना हो तो आपके पास खाली एक ही तरीका होता है यहाँ पे, वो तरीका क्या होता है, वो होता है पोर्ट फॉरवर्डिंग का तरीका। पोर्ट फॉरवर्डिंग का मतलब क्या है कि आपने जाकर नेट को जाके मॉडिफाई करना है। तो हम इस राउटर पे जाएंगे, जाने का तरीका क्या होता है, अगर आप PTCL का यूज़ कर रहे हो तो आप खाली IP एड्रेस लिखो 192.168.1.1, तो ये IP यूज़ करो यहाँ पर। इसके बाद आप उसमें नेट के सेक्शन में जाओगे, वहाँ पर की सेटिंग्स में, वहाँ पे पोर्ट फॉरवर्डिंग होगा। तो पोर्ट फॉरवर्डिंग के अंदर हम एक टेबल बनाते हैं, वहाँ पे टेबल में क्या लिखते हैं, इसमें हम लिखते हैं कि जो भी बाहर से ट्रैफिक आएगी राउटर के ऊपर पोर्ट 80 के लिए, उस वाली ट्रैफिक को आपने फॉरवर्ड करना है अपने लैन के अंदर इस कंप्यूटर के ऊपर 10.0.0.1 और इसकी पोर्ट नंबर 80 पे फॉरवर्ड करना है आपने। तो इसको हम कहते हैं कि पोर्ट फॉरवर्डिंग वाला टेबल बन जाएगा यहाँ पे नेट के ऊपर। अगर हम ये काम करें तो फिर हमें अपने कंप्यूटर्स को एज ए सर्वर यूज़ करना अलाउ हो जाता है, वरना बाय डिफ़ॉल्ट हम यूज़ नहीं कर सकते। लेकिन सर इस सेटिंग का जी सर इसमें भी तो एक इशू आता है ना कि सर वो IP तो चेंज होती रहती है लाइक एग्जैक्टली बिल्कुल सही, 1 यही या 2 घंटे बाद। जी बिल्कुल सही कह रहे हो, यही बात है। तो कल आपने देखा था DHCP सर्वर जो होता है वो आपको लीज पे देता है IP एड्रेस। तो लीज पे देने का मतलब है कि आपकी जब लीज एक्सपायर होगी तो आपका IP एड्रेस चेंज हो जाएगा। तो उसका मतलब कि आपके पास ये जो IP है यहाँ पे इंटरनेट वाला, ये किसी भी वक्त चेंज हो सकता है। कब कब चेंज होगा, जब भी आपके पास डिसकनेक्शन आता है कोई, तो बेसिक आपके पास 1 सेकंड के लिए भी अगर डिसकनेक्ट होता है अगर PTCL के राउटर, तो आपका IP एड्रेस टोटली चेंज हो जाएगा। दूसरा क्या होता है कि अगर आपकी लीज एक्सपायर हो जाती है तभी वो आपका यहाँ पे IP एड्रेस चेंज कर दिया करेंगे पीछे से यहाँ पे। तो एक तो ये IP यहाँ पे चेंज हो रहा है, दूसरा फिर ये वाला IP भी आपका चेंज हो रहा होगा जो कि वाईफाई वाले IPs हैं। ये कब चेंज हो रहे होंगे, अगर आप वाईफाई की रेंज से बाहर चले जाते हो फिर वापस आते हो तो हो सकता है कि आपको वो IP दोबारा असाइन ना हो। तो ये सर भी आप जी सर ये जो 138.76 वाला IP है हमारा जो ओरिजिनल राउटर का, तो सर अगर ये चेंज होता रहता है तो फिर सर मैं सर एक गेम खेला करता था बहुत अरसा पहले, तो सर वो बैन कर देते थे किसी वजह से ना, तो फिर वो कैसे बैन करते थे जब ये IP एड्रेस ही चेंज हो जाता है? नहीं होता, पता क्या है, होता है कि जब आप गेम खेलते हैं ना कोई, तो अक्सर वो ना वो आपका डिसकनेक्शन कर देते हैं कुछ सेकंड्स के लिए। तो डिसकनेक्शन जब होता है ना आपका, जो IP खुद बहुत चेंज हो जाता है तो आपकी गेम नहीं चल पाती, फिर ये मसला करते हैं ये लोग। मतलब अगर आप वो डिटेक्ट करेंगे ना कि आपकी गेम वाले पोर्ट्स यूज हो रहे हैं, गेम के खास पोर्ट्स होते हैं ना यहाँ पे आउट गोइंग, सपोज करो गेम आपकी पोर्ट नंबर 6160 यूज कर रही है, ठीक है, तो जैसे कहेंगे 6160 की ट्रैफिक आ रही है इस IP से आ रही है यहाँ पे, तो वो क्या करेंगे आपको यहाँ पे टेम्पररी डिस्कनेक्ट कर देंगे यहाँ पे कुछ सेकंड्स के लिए, मे बी 2 सेकंड के लिए आपको डिस्कनेक्ट कर देंगे यहाँ पे। जब रिकनेक्ट करोगे तो आपका IP चेंज हो गई होगी, तो फिर आपका वो गेम को दोबारा से सेटिंग दोबारा करनी पड़ेगी। तो ये हर वक्त आपके साथ ये काम करते रहते हैं यहाँ पे। तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है कि आप PTCL से एक स्टैटिक IP बाय कर लो। तो बेसिकली वो कह रहे होते हैं कि हमें पैसे दो ताकि आपको स्टैटिक IP दें, फिर आप ये काम कर सकते हो जो आप करना चाह रहे हो, कि सर्वर बना के गेम्स वगैरह खेलने वाला काम। तो बेसिकली स्टैटिक IP सेल करने के लिए उन्होंने सारी चीज़ें की थी कि हमसे स्टैटिक IP बाय करो ताकि वो हमें एक्स्ट्रा रेवेन्यू यहाँ पे मिले, वरना वो ये काम करते रहते हैं, डिस्कनेक्ट आपको करते रहेंगे हर एक सेकंड के लिए और आपका IP चेंज हो जाएगा यहाँ पे। तो बाकी चीज़ों को तो फ़र्क नहीं पड़ता IP चेंज करने से यहाँ पे, तो उनको तो फ़र्क नहीं पड़ता क्या IP, यहाँ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क कब पड़ेगा, जब आपने यहाँ पे कोई सर्वर बनाया होगा, ये सर्वर का फिर आइडेंटिफिकेशन यहाँ पे चेंज हो जाएगी, फिर आपको दोबारा से नेट का टेबल अपडेट करना पड़ेगा हर वक्त। तो हम बार बार तो नहीं इसको अपडेट कर सकते। तो ये प्रॉब्लम है सारी की सारी यहाँ पे, कि स्टार्टिंग के अंदर वो डिस्कनेक्ट नहीं करते थे आपका इतना फ्रीक्वेंटली। इवन आप गेम खेलो तो आराम से आपके 4-5 घंटे निकल जाएंगे, कोई मसला नहीं आएगा। लेकिन अब उन्होंने क्या किया हुआ है कि आप फ़ौरन से डिस्कनेक्ट कर देते हैं आपका, ताकि आपका IP चेंज हो जाए। तो यही काम आपका वाईफाई के नेटवर्क के अंदर भी हो सकता है कि ये भी आपको लीज पे मिलते हैं IPs यहाँ पे। तो जो DHCP सर्वर होगा आपका वो लीज पे दे रहा होगा आपको कुछ आवर्स के लिए, एक दिन के लिए। तो जब वो टाइम पूरा होगा तो हो सकता है कि आपको वो लीज आपकी रिन्यू ना करे, बल्कि कोई नया IP आपको असाइन कर दे, चेंज कर दे। इसी तरह जब आप आउट ऑफ रेंज होगे, जब आउट ऑफ रेंज जाओगे तो आपको हो सकता है कि नया IP पे चेंज हो जाए आपका, वो आपको ना मिले। तो इस तरह की बहुत सारे सिनेरियोज हैं यहाँ पे कि आपके पास कोई गारंटी नहीं है
कि आपका ये पोर्ट फॉरवर्डिंग का टेबल ये आपके लिए कंसिस्टेंट रहे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा चेंज हो सकता है यहाँ पे। तो इसलिए कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं है पोर्ट फॉरवर्डिंग करने का, बहुत लिमिटेड सा फ़ायदा है, अनलेस कि आपके पास बहुत स्टेबल कनेक्शन हो, बहुत स्टेबल नेटवर्क हो आपके पास, और आपने स्टैटिक आईपीज़ बाय की हो, और आपने यहाँ पे अभी डीएचसीपी सर्वर की बजाय यहाँ पे स्टैटिक आईपीज़ असाइन कर दिया हो, कि मैं कहता हूँ कि लैपटॉप को मैंने फिक्स यही आईपी असाइन कर दी हुई है, तो फिर जाके आप पोर्ट फॉरवर्डिंग का फ़ायदा उठा सकते हो, फिर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर डीएचसीपी सर्वर रहेगा फिर मसला रहेगा, लेकिन अगर आप मैनुअली इसको फिक्स कर दो ये आईपी, तब ठीक है, फिर कोई मसला नहीं आएगा इस नेटवर्क के अंदर। तो इसको इस तरह से ये चीज़ यहाँ पे काम कर रही होती है। तो अगर देखा जाए तो बेसिकली क्या कह रहे हैं कि जो आपके आउटगोइंग पैकेट्स होंगे उसके अंदर वो क्या करेगा, आपका सोर्स आईपी और पोर्ट नंबर को वो नेट के आईपी एड्रेस और नया पोर्ट नंबर असाइन कर दिया करेगा, और जब आपके पास कोई पैकेट जब वापस आया करेगा तो आपको क्या करेगा, नेट के आईपी एड्रेस को उठा के आपका एक्चुअल सोर्स से रिप्लेस कर देगा और नए पोर्ट नंबर को ओरिजिनल पोर्ट से रिप्लेस कर दिया करेगा। तो यहाँ पे नेट का टेबल एक्चुअली इन्वॉल्व हो रहा है यहाँ पे। तो ये बेसिक मेन काम है यहाँ पे, और तो ये बेसिक इसकी ये मेन फंक्शनैलिटी यहाँ पे आती है। तो इसकी तो नेट का जो प्रोटोकॉल है काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्शियल भी है ये, क्योंकि इसमें प्रॉब्लम क्या है, इसके अंदर आपके पास एंड टू एंड कनेक्शन नहीं बनता है यहाँ पे। तो ओवरऑल हम अगर नेट के ऊपर देखें तो आपके पास एंड टू एंड कनेक्शंस बनने चाहिए, कि अगर हमारे पास ये कंप्यूटर पड़ा हुआ है, अगर हम इसमें अगर कनेक्शन यहाँ पे करना है गूगल के साथ, तो इनका जो पाथ जो होना चाहिए वो पाथ ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। लेकिन अगर जब यहाँ में आपने ये नेट डाला हुआ है यहाँ पे, तो नेट ऐसे प्रॉक्सी सर्वर के तौर पे काम कर रहा है, जो सॉरी वीपीएन के तौर पे काम कर रहा है। तो नेट वही काम कर रहा है जो वीपीएन करता है यहाँ पे। तो अगर आप वीपीएन यूज़ करो, वीपीएन भी ये काम करता है कि वो आपके आईपी को रिप्लेस करके अपना आईपी डाल के आपको एक्सेस करवा देता है। तो वही काम यहाँ पे नेट कर रहा है। तो इसलिए जब नेट को या वीपीएन को यूज़ करते हैं तो आपके पास एंड टू एंड ट्रांसपेरेंसी नहीं रहती। तो इसलिए बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल यहाँ पे है कि इसके अंदर एंड टू एंड वाली चीज़ नहीं है यहाँ पे। फिर दूसरा यहाँ पे है कि इसका फ़ायदा क्या है कि इसने ना आईपी एड्रेस की शॉर्टेज को काफ़ी हद तक हल कर लिया है, क्योंकि अब आपके पास अगर इस नेटवर्क के अंदर 10.0.0.1 यूज़ हो रहा है, तो बाहर कोई और सबनेट भी होगा उसके अंदर भी ऐसे यही एड्रेस यूज़ हो रहा होगा 10.0.0.1, लेकिन उसका इंटरनेट का आईपी डिफरेंट होगा यहाँ पे। तो इसका फ़ायदा है कि आप वही एड्रेस यहाँ पे री यूज़ कर रहे हो लोकल नेटवर्क्स के लिए, तो आपके इंटरनेट के एड्रेस कम नहीं पड़ते, क्योंकि आप यहाँ पे शेयरिंग कर रहे हो यहाँ पे। तो ये इसका बहुत बड़ा फ़ायदा है कि आपकी आईपी एड्रेस की शॉर्टेज का मसला हल करता है यहाँ पे ये। फिर प्रॉब्लम क्या है इसके अंदर कि अगर आप किसी क्लाइंट ने अगर एक्सेस करना हो सर्वर को जो कि नेट के पीछे हो, तो तब बहुत बड़ा प्रॉब्लम है यहाँ पे। ये कि बाय डिफ़ॉल्ट पॉसिबल नहीं है कि अगर आप घर पे बैठ के सर्वर्स बनाते हो तो बाहर से आपके सर्वर्स को कोई एक्सेस नहीं कर सकता, लोकल नेटवर्क पे सब लोग एक्सेस कर सकते हैं। तो ये एक मेजर यहाँ पे मसला है। लेकिन नेट लॉन्ग टर्म यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि इसके फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं। तो घर के नेटवर्क्स पे या इंस्टीट्यूट्स के नेटवर्क्स के अंदर तो ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, तो ये इसके ख़त्म होने के चांसेस बहुत कम हैं। तो बहुत ही कामयाब प्रोटोकॉल है ये, इस लिहाज से देखा जाए यहाँ पे। तो ये लॉन्ग टर्म काफ़ी अच्छा चलेगा यहाँ पे। जी, ये क्लियर हो गया सबको टॉपिक आज का ये वाला? यस सर। तो अगर आप इसे कोई एक्सपेरिमेंट करना चाहे तो आप लोग करके देख सकते हो कि अगर आप पीटीसीएल का कनेक्शन यूज़ कर रहे हो तो आप उसकी वो सेटिंग्स वाले पेज पे जाओ, 192.168 आई गेस 1.1 कुछ होता है, तो वहाँ पे जाओ, उसमें लॉगिन करो एडमिन के नाम से। उसके बाद फिर आप नेट वाले हिस्से में जाओ, वहाँ पे कहीं पोर्ट फॉरवर्डिंग की चीज़ होगी, वहाँ टेबल बना हुआ आपको नज़र आ जाएगा। तो टेबल को आप खुद से अपडेट कर सकते हो वहाँ पे कि इस पोर्ट को जो बाहर से यहाँ पे जो डेटा आएगा वो आपने इस कंप्यूटर पे फॉरवर्ड करना है, तो आप खुद से ये काम कर सकते हो। तो आप आईपी कॉन्फ़िग लेके अपने लैपटॉप का आईपी एड्रेस चेक कर लो, तो वहाँ से निकालो कि आपका आईपी एड्रेस क्या है, वो टेबल में लिख दो, और कोई ऐसी पोर्ट यूज़ करो जो कोई इतनी नॉर्मली वेल नोन ना हो, मतलब 61,000 पोर्ट यूज़ कर लो। पोर्ट नंबर 80 आप यूज़ नहीं कर सकोगे पीटीसीएल के लिए, क्योंकि पीटीसीएल खुद से ये पोर्ट 80 यूज़ कर रहा होता है, क्योंकि आप उसकी सेटिंग्स खोलते ही पोर्ट 80 से हो। तो पोर्ट 80 की पोर्ट फॉरवर्डिंग आप पीटीसीएल के ऊपर नहीं कर सकते हैं, ये पोर्ट 80 वो राउटर खुद से यूज़ कर रहे हैं अपनी उस सेटिंग्स को एक्सेस करवाने के लिए, तो ये आप नहीं कर सकते। बाकी पोर्ट्स को आप फॉरवर्ड करवा सकते हो। तो उसके बाद आपको सर्वर रन कर लो 61,000 वाली पोर्ट के ऊपर, और फिर अपने मोबाइल से एक्सेस करके देखो, यानी 3G के ऊपर क्या एक्सेस होता है कि नहीं होता। जब मोबाइल के ऊपर हमने जो ट्विटी की ऐप बताई हुई थी आपको, जो मोबाइल इंटरनेट कनेक्शन करने के लिए, उसको यूज़ कर लो आप। तो उसको आप देख सकते हो कि आपके पास कनेक्शन यहाँ पे आएंगे, जब तक फर्स्ट डिस्कनेक्शन नहीं होता आपके पास।
जैसे आपके पास फर्स्ट डिस्कनेक्शन हो जाएगा उसके बाद फिर आपको दोबारा से चेंज करना पड़ेगा सारा कुछ। तो कुछ देर के लिए आप ये एक्सपेरिमेंट करके परफॉर्म कर सकते हो, लेकिन लॉन्ग टर्म नहीं चलेगा आपके पास। कोई 4-5 मिनट के लिए काम कर जाएगा आपके पास। तो ये आप करके खुद से चेक कर सकते हो ये पोर्ट फॉरवर्डिंग वाला काम करके। जी अच्छा, वो आप लोगों को याद होगा कल आपका क्विज है असाइनमेंट नंबर 1 में से और आपके वो एप्लीकेशन लेयर के टॉपिक में से। तो मोस्ट प्रॉब्ली आपको पूरा दिन मिल जाएगा सुबह 8 से लेके आप 2 या 3 बजे तक, जब तक आप वो उसको अटेम्प्ट कर लो। तो उसमें कोई टाइम का सर कॉन्स्ट्रेंट नहीं आपके ऊपर है। जी 2-3 बजे सर कम होगा, शाम तक नहीं कर देते सर? हमारे दूसरे क्विज़ेस भी हैं बीच में। अच्छा चले 5 बजे तक कर देता हूँ, उसके बाद तो फिर अफ्तार के टाइम है। 5 PM तक आप उसको अटेम्प्ट कर सकते हो किसी भी टाइम पर पूरे दिन में। तो इस तरह से हो जाएगा आपके पास। अच्छा फिर हम देखते हैं कि IP6 जो आया हुआ है हमारे पास। एक तो IP6 बेसिकली क्या है, ये IP4 का एनहेंस वर्जन है। उसको बेसिकली कल हम देखेंगे, लेकिन कुछ थोड़ा सा देख लेते हैं यहाँ पे। तो IP6 में क्या किया उन्होंने कि बिट्स बढ़ा दिए यहाँ पे। तो IP4 अगर 32 बिट्स का था तो IP6 जो होगा 128 बिट्स का कर दिया उन्होंने। तो उन्होंने बहुत सारे बहुत फ्यूचर को माइंड में रखते हुए बहुत ज़्यादा इसकी लेंथ बढ़ा दी हुई इन एड्रेसेस की। यहाँ पर 128 बिट का कर दिया हुआ यहाँ पे। जब 128 बिट करने का मतलब ये भी है कि मोस्ट प्रॉब्ली ये लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि फ्यूचर में नेट खत्म हो जाएगा, तो एकदम से एड्रेसेस की शॉर्टेज आ जाएगी। तो बहुत ज़्यादा एड्रेसेस उन्होंने रिजर्व किए हुए यहाँ पे। तो इसको देख के आपको हिंट मिल रहा है कि मे भी कभी ना कभी नेट को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे ये लोग, ताकि आपको ओवर चार्ज कर सकें। क्यों ओवर चार्ज कर सकें? सपोज करो कि अभी आप PTCL का कनेक्शन बाय करते हो, तो आप खाली पे करते हो एक बंदे के लिए, पे फॉर 1 यूज़र। तो ये जो चीज़ है इनको बहुत चुभती है कि इससे इतना रेवेन्यू नहीं आता। तो अगर फ्यूचर में अगर IP6 ले आते हैं हर तरफ और उसके बाद वो नेट को ख़त्म कर देते हैं, तो फिर क्या होगा कि अगर आपके घर में 3 लोग हैं तो आपको 3 लोगों के हिसाब से पे करना पड़ेगा। तो आपका बिल इस पर डिपेंड करे कितने लोग आपका वो IP यूज़ करते हैं। तो हर एक लिए डिफरेंट IP यूज़ हो रहा होगा IP6 के अंदर। तो ये 128 बिट्स का मकसद बेसिकली यही है कि एकदम उन्होंने किसी वक्त भी ख़त्म करना है नेट को यहाँ पे दुनिया में। तो उसके बाद फिर ये ओवर चार्जिंग कर सकते हैं आपको ये ISP सारे के सारे। तो उस वक्त फिर ये चीज़ें बड़ी अच्छी इनके लिए काम करेंगी। तो ये फ्यूचर के हिसाब से उन्होंने सारा प्लान किया हुआ है IP6 को यहाँ पे। लेकिन यहाँ इसमें काफ़ी चीज़ें यहाँ पे मिसिंग भी हैं। इसके अंदर चेकसम्स कम है यहाँ पे, कुछ फ्रेगमेंटेशन ये समझी वाली चीज़ें नहीं है यहाँ पे, और कुछ थोड़ा बहुत डिफरेंटली एक्ट करता है। लेकिन IP6 अभी तक इतना अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हो सका कि अगर आप चेक करो तो आपके पास नेटवर्क के अंदर कुछ पार्ट आपको IP6 का मिलेगा। जैसे आपके पास ये एक नेटवर्क है यहाँ पे, कि अगर आपके पास ये 2 राउटर्स IP6 के हैं तो दरमियान में सारा IP4 का नेटवर्क भी आ सकता है यहाँ पे। तो ये सारे का सारा IP4 का होगा, और फिर कुछ राउटर्स होंगे जो दोनों पे ऑपरेट करवा रहे होंगे, जो 6 पे भी चल रहे होंगे और 4 पे भी चल रहे होंगे। इस तरह ये 6 पे भी है और 4 पे भी है। लेकिन ये जो राउटर है खाली 6 पे और दरमियान में खाली 4 के ऊपर है। तो इस तरह से यहाँ पे इस तरह के नेटवर्क्स अभी एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन मेनली IP4 डोमिनेट कर रहा है। IP6 अभी बहुत कम है और बहुत रेयर है इस वक्त भी। तो अगर आपको IP6 वाली डेटा प्रोग्राम सेंड करने हो तो वो क्या करता है बेसिकली इसको, तो वो IP4 के अंदर IP6 को डाल देता है। तो उसकी साइंस क्या है कि अभी कंपैटिबिलिटी करने के लिए हम क्या करते हैं कि बेसिकली होगा IP4 का पैकेट ही, लेकिन जो IP4 के पैकेट के अंदर जहाँ पे हम पेलोड डालते हैं ना, ये पेलोड का जो पार्ट होता है आपके पास कि यहाँ पे आपका डेटा आएगा, उसके अंदर पूरे का पूरा IP6 का पैकेट हम लोग डाल देते हैं आजकल कंपैटिबिलिटी के लिए। यानी कि IP4 के अंदर IP6 का पूरा पैकेट डाल रहे हो, यानी कि आप काफ़ी रिसोर्सेज ज़ाया कर रहे हो। यानी कि आपको एक्चुअली IP6 का पेलोड डालना चाहिए था जो कि इतना सा पार्ट है, लेकिन आप पूरा IP6 का पैकेट डाल रहे हो IP4 के पैकेट के अंदर। तो इससे होता क्या है, कंपैटिबिलिटी की वजह से यहाँ पर चीज़ें और ज़्यादा ख़राब हो गई हैं, क्योंकि आप कितनी बैंडविड्थ यहाँ पे ज़ाया करते हो कंपैटिबिलिटी पर्पज़ के लिए। तो इस चीज़ को हम कहते हैं टनलिंग करना, टनल करना यहाँ पे। तो टनलिंग का मतलब है कि आप IP6 से कंपैटिबिलिटी के लिए IP4 के अंदर IP6 के आप पैकेट्स को एम्बेड कर रहे हो, यानी कि आप एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन यहाँ पर ट्रांसमिट कर रहे हो, जो कि इतना अच्छा आइडिया नहीं है। तो इस तरह से ये चीज़ यहाँ पे काम कर रही है। तो जो 4G और 5G स्टैंडर्ड्स होते हैं हमारे, उसके अंदर IP6 को चलना होता है। तो इसके अंदर फिर हमें बहुत ज़्यादा ये काम करना पड़ता है। तो आपके पास देख सकते हो कि ऑलमोस्ट आपके पास इतनी सारी जो बैंडविड्थ है यहाँ पे, ये जो पार्ट है सारे का सारा, बेसिकली सारा पार्ट हम वेस्ट कर रहे हैं यहाँ पे, जो कि IP6 के हेडर्स हैं
हालांकि IP4 के हेडर्स आपके पड़े हुए हैं, तो आप 2 दफ़ा यहाँ पे डिफरेंट स्टैंडर्ड्स के आप दोनों को ट्रांसमिट कर रहे हो, तो आप रिसोर्सेज यहाँ पे ज़ाया कर रहे हो। तो ये ट्रांजिशन जब तक चलता रहेगा तब तक हम ये काम करते रहेंगे, तो रिसोर्सेज ज़ाया करते रहेंगे। जब IP6 हर तरफ आ जाएगा तब हम ये काम करना बंद कर देंगे, तब ये चीज़ हमारी ख़त्म हो जाएगी, खाली ब्लू वाला पार्ट ट्रांसमिट हो रहा होगा। फिर काफ़ी सारी आपको एफिशिएंसी मिलेगी ओवरऑल, क्योंकि आप इतने रिसोर्सेज पे ज़ाया नहीं कर रहे होगे। फिलहाल हम काफ़ी ज़ाया करते हैं इस केस को कंपैटिबिलिटी पर्पज़ के लिए। जी, किसी के क्वेश्चंस रहते हैं तो क्लेरिफाई कर लें आप लोग। सर क्विज में कौन सा चैप्टर होगा, एप्लीकेशन वाला? जी, क्विज में मेनली असाइनमेंट वाले पार्ट होगा और एप्लीकेशन लेयर वाला चैप्टर होगा, क्योंकि असाइनमेंट बनी एप्लीकेशन लेयर पे हुई है आपकी। ओके तो और जो आजकल जो टॉपिक्स पढ़ रहे हैं हम, ये आपके नेक्स्ट क्विज में आएंगे, जो आजकल हम पढ़ रहे हैं, जो इस वीक हमने पढ़ा है, और अगले वीक के जो 1-2 लेक्चर होंगे, 2 लेक्चर होंगे, वो आपके नेक्स्ट क्विज 2 में आएंगे आपके। चलें जी, अगर क्वेश्चन है तो आप क्लेरिफाई कर लो। वाले पैटर्न पे होगा ना सर? जी जी, जिस तरह लास्ट सेमेस्टर में हुआ वैसे ही होगा। ओके सर। सर कल हमारी क्लास ए सेक्शन के साथ है ना, तो ये उसी टीम के अंदर आप करेंगे इसको फिर? जी, वो तो क्लास कंबाइंड है ना, क्विज तो आप जब मर्जी अटेम्प्ट कर लेना, कोई मसला नहीं है उसका। ठीक है सर, यानी कि इसी टीम में आएगा वो क्विज? जी जी, यानी कि वो ठीक है सर। कंबाइंड वाली टीम के अंदर आपका क्विज आएगा। चलिए सर, ठीक है। चलें जी, थैंक यू सो मच। ओके जी, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़।